नमस्कार मित्रों, बुक शेल्फ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बुक शेल्फ में हम हर बार एक लेखक के साथ मुलाकात करते हैं, उनकी किताबों पर चर्चा करते हैं और वो क्यों लिख रहे हैं ऐसा, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। उस किताब में क्या-क्या बात कही गई है उसकी सब तो चर्चा करते हैं। लेकिन आज हमारे एक खास मेहमान हैं, जिन्हें मैं बहादुर लेखक के तौर पर देखता हूँ। लेखक तो सभी बहादुर होते हैं वैसे, क्योंकि एक हिम्मत चाहिए होती है लिखने के लिए एक सच को। लेकिन सच को इतने दमदार तरीके से लिखना और एक जो देश दुनिया का नैरेटिव है उसके खिलाफ दमदार तरीके से खड़े होकर लिखना, तो वो ज़्यादा बहादुरी की बात होती है। ऐसे ही लेखक हैं हमारे अभिजीत जोग साहब, जिनकी किताब आई है टर्माइट्स। ये मराठी में भी आ गई, अंग्रेजी में आई है और अभी हिंदी में आई है। वामपंथी दीमक, दुनिया को खोखला कर रही वामपंथी दीमक। सुरुचि प्रकाशन ने इस किताब का को पब्लिश किया है और बेहतर किताब है, बड़ी किताब है। लेकिन आमतौर पर ऐसी किताबें नहीं आती। इसलिए नहीं आती क्योंकि वामपंथी नैरेटिव तो देश में, दुनिया में बड़ी ताकत के साथ चलता है और कहा जाता है कि उस नैरेटिव की लड़ाई लड़ना आसान काम नहीं। तो ऐसे बहादुर लेखक अभिजीत जोग साहब का हम स्वागत करते हैं। जोग साहब, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। आपने जिस तरह से इस किताब पर काम किया है और लिखा है, एक नैरेटिव को खड़ा करने की कोशिश की है। इस पर हम बात करेंगे कि किताब में क्या क्या चर्चा की गई है, जोग साहब से, जोग साहब ने क्यों ये किताब लिखी। क्योंकि जोग साहब ब्रांड पर काम करते हैं और लगातार वो काम करते रहे हैं। उन्होंने एक किताब पहले लिखी, असत्यमेव जयते, और फिर ब्रांडिंग पर जो काम कर रहा हो तो उनको समझ में आता है कि ब्रांड कैसे तैयार किए जाते हैं। जोग साहब, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। आपके लिए भी बहुत अच्छी किताब लिखी है। पढ़ने में थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है ना। एक तो इतनी मेहनत आपने की, इतनी रिसर्च उस किताब में है, बहुत सारे जिक्र उस बात के। पहले तो ये कि क्या ऐसा सिरदर्द पालने की आपको जरूरत है, जो नैरेटिव चल रहा है उसके खिलाफ खड़े होने का? वामपंथी बहुत बड़ा नैरेटिव है, मजबूत नैरेटिव है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जी बात ऐसी है कि ये जो नया रूप है वामपंथ का, जिसे हम कल्चरल मार्क्सिज्म बोलते हैं जी, ये तो सीधा सीधा हमारी संस्कृति के ऊपर आक्रमण है, हमारी सभ्यता के ऊपर आक्रमण है। और संस्कृति को खत्म करने के लिए ये हमारी परिवार व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, हमारे धर्म को खत्म करना चाहते हैं। तो भारत की जो शक्तियां हैं, मूलभूत शक्ति भारत की जो है, जो प्लस पॉइंट्स है, उसे ही अगर ये ध्वस्त करना चाहते हैं तो फिर हमारा देश कहाँ बचेगा। तो इनसे, आप कहते हैं बिल्कुल सही बात है कि इनसे झगड़ा मोल लेना बहुत मुश्किल बात है। नैरेटिव के लेवल पे इनसे मुकाबला करना तो बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि ये मास्टर्स है उसमें नैरेटिव खड़ा करने में। उन्होंने पूरी दुनिया में इस तरह से अपना नैरेटिव खड़ा किया है कि इनके साथ झगड़ा मोल लेना, पंगा लेना, ये कोई आसान बात नहीं है। लेकिन किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे देश का अंत निश्चित है। सिर्फ हमारे देश का नहीं, पूरे विश्व का अंत निश्चित है, क्योंकि वही उनकी मानसिकता है, वही उनका उद्देश्य है। और इसके लिए हम सबको लेना पड़ेगा, हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इनको पराजित करना है तो सबसे पहले हमको विचारों के आधार पर इन्हें पराजित करना पड़ेगा, विचारों के स्तर पर पराजित करना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत करने के लिए मैंने ये किताब लिखने का फैसला किया। आपने नैरेटिव, जी, आपने नैरेटिव की बात की। और अभी जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत देश में आई है, 11 साल हो गए हैं, संघ भी बहुत काम कर रहा है। एक बड़ा सब्जेक्ट जिस पर आपने कल्चरल आइडियोलॉजी की बात की, तो एक कल्चरल नेशनलिज्म की बात हुई। तो ये वामपंथी और राइट विंग विचारधारा में कल्चरल नेशनलिज्म है, कैसे आप फर्क देख रहे हैं? क्योंकि आपने किताब में बार बार इस बात पे जोर दिया कि वो हमारी पूरी संस्कृति, कल्चर, धर्म सबको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या फायदा क्या है? थोड़ा सा मैं पास्ट में जाके शुरुआत करता हूँ आपका उत्तर देने के लिए। थोड़ा सा लंबा उत्तर मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि उसके ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ये हम समझ नहीं पाएंगे। तो
91 में जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ, तब हम में से कई लोगों ने ये समझा, करीब करीब सभी ने ये समझा कि ये वामपंथ का अंत है, वामपंथ पराजित हो गया है, ऐसा हमने माना। लेकिन ये बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि उससे कई दशक पहले उन्होंने तैयारी शुरू की थी। उन्हें पता चल गया था कि मार्क्सवाद के नाम पर लोग हमारे पीछे नहीं आएंगे, क्योंकि मार्क्सवाद का तो पराजय बहुत पहले हो चुका था। कैसे हुआ था मैं आपको बताता हूँ। मार्क्स ने खुद बोला था कि रक्तरंजित क्रांति जो है, लेबर की रक्तरंजित क्रांति या गरीबों की रक्तरंजित क्रांति, शोषितों की रक्तरंजित क्रांति, मजदूरों की क्रांति, बिल्कुल। तो ये उन देशों में होगी जहां सबसे ज्यादा औद्योगिकरण हुआ है, और उसने नाम भी लिए थे। उन्होंने बोला था कि इंग्लैंड और जर्मनी, ये दो जगह सबसे पहले ये क्रांति होगी। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। क्रांति हुई सोवियत रशिया में, वो भी किस तरह हुई वो मैंने मेरे किताब में लिखा है। वो भी सर्वसामान्य जनता की क्रांति को उन्होंने हाईजैक कर लिया था, पर वो बात हम अभी नहीं करते हैं। तो रशिया में हुई, जहाँ पे औद्योगिकरण बिल्कुल ही नहीं हुआ था। वो तो एक फ्यूडल अर्थव्यवस्था थी, जमींदारी की अर्थव्यवस्था थी। तो मार्क्स का कहना बिल्कुल सरासर गलत साबित हुआ। मार्क्स ने ये भी बोला था कि सारी दुनिया के जो अलग अलग देश है उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और सब दुनिया के मजदूर एक हो जाएंगे और पूंजीवाद को खत्म करेंगे। तो ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसमें जो पाश्चात्य देशों के जो मजदूर थे वो अपने देश के लिए लड़े, उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। तो मार्क्स का ये जो कहना था ये भी सरासर गलत साबित हुआ। तो ये पहली हार थी मार्क्सवाद की, कि मार्क्स ने जो कहा था वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर दूसरी बड़ी हार कहाँ हो गई कि जब रशिया में मार्क्सवादी सरकार आ गई और लेनिन ने मार्क्सवादी योजनाएं अमल में लाना शुरू किया अर्थव्यवस्था में, तो देखते ही देखते पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, मतलब बिल्कुल रुक सी गई, और बहुत बड़ा क्राइसिस वहां पे निर्माण हो गया। कि वही पता चल गया कि मार्क्सवादी आइडियाज अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। तो 1923 तक, 1918 में उनका वहां पे शासन आ गया, 1923 तक पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप हो गई थी, बंद हो गई थी। और फिर खुद लेनिन को उसमें से पीछे हटना पड़ा और कुछ चेंजेस इम्प्लीमेंट करने पड़े, जिसको उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी करके बोला था, और मार्क्स के विचारों से उसको पीछे हटना पड़ा। तो वहां पे फिर से ये सिद्ध हो गया कि मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था कभी भी यशस्वी नहीं हो सकती। फिर 1957 में जब क्रुश्चेव जो थे, उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये बोला कि स्टालिन के राज में किस तरह से अत्याचार हो रहे थे जनता के ऊपर, किस तरह से अन्याय हो रहा था। तो ये भी पता चला कि जहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जो कम्युनिस्ट दुनिया है, विश्व है, उसमें लोगों का आयुष्य, लोगों का जीवन कितना मुश्किल होता है, उनको कितना अन्याय सहना पड़ता है, कितनी उनको कितनी गरीबी में रहना पड़ता है। ये सब जब पता चला, उसी वक्त 1950s के दशक में पाश्चात्य समाज में बहुत प्रगति हो रही थी, उनमें बहुत बड़ी समृद्धि निर्माण पैदा हो रही थी। तो कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो कम्युनिस्ट दुनिया में हाल कितना खराब है ये पता चल गया, और जिसे कैपिटलिस्ट बोलते हैं या डेमोक्रेटिक बोलते हैं, उस दुनिया में, मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, वेस्टर्न सोसाइटी में हाल बहुत ही अच्छा हो रहा था। लोगों का आयुष्य का जो स्तर है, जीवन का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा था। तो इसको कैसे टैकल करें, इसके लिए उन्होंने ये तय किया कि हमें ये पहले खोजना पड़ेगा कि ये लोग, वहां के शोषित लोग जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, वो क्रांति के लिए क्यों नहीं तैयार होते। और फिर उन्होंने ये ढूंढ के निकाला, उनका एक इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख था एंटोनियो ग्राम्स्की, और जर्मनी में कुछ प्रोफेसर्स थे जिनको बोलते फ्रैंकफर्ट स्कूल, क्योंकि वो फ्रैंकफर्ट सिटी में थे। तो उन्होंने ये ऐसा सिद्धांत रखा कि ये लोग, शोषित लोग, पाश्चात्य सभ्यता के
कम्युनिज्म की तरफ आकर्षित नहीं होते, क्योंकि वो पाश्चात्य सभ्यता को अपनी सभ्यता मानते हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपनी संस्कृति मानते हैं। और फिर उन्होंने ऐसा एक सिद्धांत रखा कि हमें ये सभ्यता को, इस संस्कृति को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। और इसीलिए जो पहले संघर्ष का आधार था आर्थिक आधार पर, उसको उन्होंने सांस्कृतिक आधार पर लेके गए। तो अभी संघर्ष पैदा करना है समाज में, तो सांस्कृतिक आधार पर। लेकिन आपने एक जो बात कही वो हमारा कंट्रास्ट को भी बताता है कि हम सोचते हैं कि कैपिटलिज्म और जो कम्युनलिज्म जो बात है, कम्युनिस्ट की जो विचारधारा है, वो दोनों अलग अलग है, विरोधी है। लेकिन आप जब लिखते हैं तो आप तो कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट और जो कम्युनिस्ट है वो एक ही है। आपने बहुत सारी घटनाओं का जिक्र भी किया, उसमें अमेरिका का भी जिक्र किया, कुछ और लोगों का भी जिक्र किया कि किस तरह से एजेंट काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये कुछ आप भ्रम पैदा कर रहे हैं या एक नई तरीके की सोच, क्योंकि ये तो बिल्कुल अलग तरीके की बात है। अभी तो हम लड़ाई सोच रहे थे कि कम्युनिस्ट जो है कैपिटलिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कैपिटलिस्ट के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। ये बहुत अहम सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और आज हम देखते हैं कि हम जिसे डीप स्टेट बोलते हैं, अमेरिकन डीप स्टेट, वो और जो कल्चरल मार्क्सिज्म है जिसे हम आजकल वोकिज्म बोलते हैं, इनमें कोई फर्क ही नजर नहीं आता है। मतलब ये एक दूसरे के साथ इतने मिले हुए कि इनमें इनको अलग अलग देखना भी बहुत मुश्किल है। तो इसके दो कारण हैं। एक तो जैसा मैंने बताया कि कम्युनिज्म का जो संघर्ष का आधार था वो आर्थिक आधार अभी बचा ही नहीं है। तो संघर्ष जो है वो गरीब विरुद्ध अमीर या पूंजीपति विरुद्ध मजदूर, ऐसा संघर्ष है ही नहीं जी। तो अभी तो एलिट लोग जो है, जो रईस लोग हैं, एलिट लोग हैं, वही ज्यादा करके वोकिज्म के तरफ आकर्षित हो गए। तो जैसा पहले बोलते थे कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, ऐसा उनका कहना था। तो हम अभी ऐसा बोल सकते हैं कि वोकिज्म इज द ओपियम ऑफ द एलिट। कम्युनिज्म और वोकिज्म, आपने कहा कि वोकिज्म के लिए आपने कहा कि वोकिज्म होता है जागना, बिल्कुल जागे हुए। आपने कहा ये जागे हुए नहीं, भूखे लोग हैं। आजकल तीन शब्द बड़े चले राइट विंगर्स में, एक डीप स्टेट जिसका आपने जिक्र किया, एक वोकिज्म और एक परसेप्शन की लड़ाई, नैरेटिव की लड़ाई, है ना। तो तीनों या इकोसिस्टम, एक शब्द होता है इकोसिस्टम। आजकल हमारे राइट थिंकर्स जो है, राइट विंगर्स जो है, लेफ्ट विंगर्स के खिलाफ जो तीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो है डीप स्टेट, वोकिज्म और ये इकोसिस्टम। कैसे आप देखते हैं ये तीनों कैसे काम कर रहे हैं और क्या इस लड़ाई का कोई नैरेटिव आपने तैयार किया? अगर आप देखेंगे कि जैसा मैं बोल रहा हूँ कि कम्युनिज्म खत्म तो नहीं हुआ, जैसा मैंने पुस्तक में भी लिखा है, हालांकि वो पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप और आजकल भारत, यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव है, मेन स्ट्रीम नैरेटिव पूरा लेफ्ट कंट्रोल करती है। तो जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ तब मार्क्सिज्म खत्म हुआ, ये मानना कितना गलत है ये आज हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट का कंट्रोल तो पूरा मेन स्ट्रीम नैरेटिव में, पूरा फ्री वर्ल्ड हम जिसे बोलते हैं, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड जिसे बोलते हैं, उसमें पूरा नैरेटिव आजकल लेफ्ट कंट्रोल करता है। ये उन्होंने कैसे किया ये समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल पावर तो उनके पास नहीं थी, आज भी नहीं है। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कहाँ कम्युनिस्ट पार्टी तो कहीं रूल में नहीं है, भारत में भी नहीं है, कभी भी आएगी ऐसा कोई चांस भी नहीं है। तो फिर भी उन्होंने कैसे यह हासिल किया, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो प्रोफेसर्स थे, ये हिटलर के टाइम में उनको जर्मनी से उनको भगा दिया गया और वहाँ से वो गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, अमेरिका में। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वो फैल गए पूरे सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अमेरिका के, और जो एकेडमिक वर्ल्ड है अमेरिका का, उसके ऊपर उन्होंने अपना प्रभाव जमा लिया। आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन उन्होंने अपना पैदा कर लिया, ये क्रेडिट तो उनको देना पड़ेगा। और उनके विचारों से प्रेरित जो विद्यार्थी थे, उन्होंने 1960s के दशक में एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कर लिया था, जिसे लेफ्टिस्ट स्टूडेंट मूवमेंट बोलते हैं 1960s का। अमेरिका में, फ्रांस में, कई जगह वो फैल गया था। हिप्पी कल्चर जो था वो उसमें से निकला था, ऐसा हम बोल सकते हैं कि कोई भी किसी भी तरह की पाबंदी नहीं, किसी भी तरह का कोई रुकावट नहीं, जो आपके मन में आता है वो करो, इस तरह का वहाँ पे सब माहौल बन गया था। और ये स्टूडेंट जब वापस आए, जब वो मूवमेंट खत्म हो गई,
तो धीरे धीरे वो पूरे अमेरिका के सभी इंस्टीट्यूशंस में फैल गए और वहाँ पे उन्होंने अपने विचारों का प्रभाव निर्माण किया। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले जहाँ शिक्षकों को पढ़ाते हैं, जैसे हमारे यहाँ बीएड होता है, एमएड होता है, जहाँ शिक्षकों को पढ़ाया तो टीचर्स ट्रेनिंग, वो इंस्टीट्यूशंस पे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। और उसमें दो बड़े नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, एक है बिल आयर्स और दूसरे बेनार्डिन डोहन, हस्बैंड एंड वाइफ है। तो ये 1960 के स्टूडेंट मूवमेंट में थे और तभी उन्होंने ओपनली ऐसा बोला था कि यू शुड किल ऑल द रिच, यू शुड डिस्ट्रॉय देयर कार्स, यू शुड डिस्ट्रॉय देयर अपार्टमेंट्स, ब्रिंग द रिवोल्यूशन होम एंड किल योर पेरेंट्स। तो वो स्टूडेंट्स को ऐसा एडवाइस दे रहे थे कि आप अपने माँ बाप को मार डालो। तो इतने खतरनाक विचार वाले, इतने खतरनाक मानसिकता वाले ये लोग हैं। इन्होंने सिखाए हुए शिक्षक आज अमेरिका में पूरी शिक्षण व्यवस्था को चलाते हैं, शिक्षा व्यवस्था को चलाते हैं। जब हम समझते हैं तब हमें पता चलता है कि कितना खतरनाक गेम है ये सब। पर यही तो गंभीर बात है, ये सवाल गंभीर है ना। आपने भी कहा और जो लिखा है कि दुनिया भर में यदि चाइना और सोवियत रूस को छोड़ दे, एक तो चाइना और सोवियत रूस यदि लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट विचारधारा के है तो सबसे पावरफुल देश है दुनिया के इस समय। मतलब दोनों ही देश बड़े हैं और चाइना तो और भी बड़ा हो गया। लेकिन मैं दूसरा सवाल, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं पहले आप इस पर बोलिए, फिर मैं आगे इस सवाल को आगे। नहीं, ऐसा है कि सोवियत यूनियन तो अभी खत्म हो गया, अभी तो रशिया है, रूस है। हाँ मतलब रशिया क्या लीजिए और रूस कम्युनिस्ट बिल्कुल ही नहीं है, मतलब वहां पे कम्युनिज्म का कोई अस्तित्व नहीं है। और लेकिन चाइना में जो कम्युनिज्म है वो भी, चाइनीज इकोनॉमी कम्युनिस्ट तत्वों पर नहीं चलती है, वो तो पूरी कैपिटलिस्ट तत्वों पर चलती है। कम्युनिज्म को उन्होंने सिर्फ बनाए रखा है अपनी डिक्टेटरशिप जारी रखने के लिए। तो उनको चाहिए डिक्टेटरशिप कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से वो चलाते हैं, इसलिए नाम के लिए वो कम्युनिस्ट है। बट आर्थिक विचार अगर आप देखेंगे, अर्थव्यवस्था का रूप अगर आप देखेंगे, तो उसमें कम्युनिज्म का कोई नामो निशान नहीं है। तो कम्युनिज्म वो सिर्फ नैरेटिव में बाकी है। नहीं नैरेटिव में बाकी है, सारी लड़ाई तो नैरेटिव की हो रही है ना सर। नैरेटिव की लड़ाई है। आपका जो सवाल है, आपकी जो चिंता है, या आपने कहा कि भाई दुनिया भर में अब लेफ्ट पार्टीज की या कम्युनिस्ट पार्टी का कोई कंट्री में सरकारें नहीं है, शासन नहीं है ना। लेकिन वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज में, वो वेस्टर्न कंट्रीज में बिना सरकार के नैरेटिव चला रहे हैं। और जो राइट विंगर्स या जो नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, वहां पर भी उनका ताकत के साथ नैरेटिव चल रहा है। बिल्कुल, कोई तो वजह होगी ना। या तो आपके सोचने और विजय त्रिवेदी के सोचने से कि भाई खराब है, आपकी जो कह रहे नहीं ये विचारधारा खराब है, लेकिन दुनिया भर के लोग नहीं। जैसा मैंने बताया कि उन्होंने संघर्ष का आधार जो है, कम्युनिज्म का मूल उद्देश्य या उनका मूल कार्यशैली जो है वो है समाज को अलग अलग गुटों में बांटो, उसमें संघर्ष पैदा करो, उस संघर्ष से अराजकता पैदा हो और अराजकता से विध्वंस पैदा हो। ये एक बिल्कुल संक्षेप में अगर आप देखेंगे कि इनका मूल क्या है तो ये है। और संघर्ष का आधार जो था, वो जो पहले आर्थिक आधार था, वो उन्होंने सांस्कृतिक आधार पर लेके आए। तब उन्होंने एंटोनियो ग्राम्स्की और बाकी जो मैंने आपको बताया, उन्होंने ऐसा बोला था कि ये जो क्रांति है, ये क्रांति बंदूक से निकलने वाली रक्तरंजित क्रांति नहीं होगी। तो उन्होंने कहा ये क्रांति ऐसी होगी कि संस्कृति को बल देने वाली जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के अंदर हम घुस जाएंगे और उनको अंदर से हम धीरे धीरे खोखला कर देंगे। इसीलिए मैंने मेरी किताब का नाम भी रखा है टर्माइट्स। और उन्होंने ये बोला कि हम ये जो काम है उनको अंदर से खोखला करने का, ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो इसलिए उन्होंने ये बोला कि उनको ऐसा नाम दिया इस काम को, लॉन्ग मार्च थ्रू द इंस्टीट्यूशंस। तो संस्थाओं में से के अंदर घुस के उनको धीरे धीरे इतना कमजोर कर दो कि एक दिन वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएंगे। और ये कौन सी संस्था है कि जिनको ये खत्म करना चाहते हैं? कौन सी संस्थाएं हैं जो संस्कृति को बल देती है? तो सबसे पहली संस्था है परिवार व्यवस्था। तो उनका मेन अटैक होता है कि परिवार व्यवस्था के ऊपर। परिवार बिल्कुल बाकी नहीं रहना चाहिए। कोई भी किसी के भी साथ संबंध बनाए, उसमें से जो बच्चे पैदा होंगे उनका जिम्मा पूरा सरकार ने उठाना चाहिए।
इस तरह उनकी सोच होती है। तो पहले परिवार को खत्म करो, दूसरा है धर्म को खत्म करो, धर्म के खिलाफ, क्योंकि संस्कृति किस आधार पर बनी रहती है? धर्म के आधार पर बनी रहती है, परिवार के आधार पर बनी रहती है। तो धर्म को खत्म करो। फिर राष्ट्र प्रेम को खत्म करो। उनका ये कहना है कि देशों का, राष्ट्रों का अलग अलग अस्तित्व नहीं रहना चाहिए, पूरी दुनिया एक हो जानी चाहिए ताकि हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकें। तो राष्ट्र प्रेम को खत्म करो, लोकशाही को खत्म करो। तो ये जो संस्थाएं हैं जो कल्चर को बल देती है, संस्कृति को बल देती है, सभ्यता को बल देती है, उनको खत्म करो। और ये उन्होंने इतनी धूर्तता से किया है। और जैसा उन्होंने बोला कि ये लॉन्ग मार्च है, तो बिल्कुल लंबे समय तक धीरे धीरे एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन, ऐसा करते करते ये जो उन्होंने बोला है 1920s 1930s में, ये उन्होंने लिख के रखा है। उन्होंने पूरी तरह लिख के रखा है कि हम इसको कैसे खत्म करेंगे। आज हमें देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि जो लिखा है बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने सब कुछ इम्प्लीमेंट किया है। और 1920s अगर आप पकड़ेंगे तो अभी 100 साल हो रहे हैं। तो 100 साल लगातार प्रयत्न करके, कोशिश करके उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया है। और आज बिल्कुल एक फ्रैंकफर्ट स्कूल के प्रोफेसर थे विलियम मंजेनबर्ग, उन्होंने ऐसा बोला था कि वी विल मेक द वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्टिंक। तो पाश्चात्य सभ्यता की बदबू आएगी, ऐसी योजनाएं हम चलाएंगे। अगर आप देखेंगे तो पाश्चात्य सभ्यता की सचमुच बदबू आ रही है। इस तरह हालत हो गई है कि बिल्कुल वो ध्वस्त होने के कगार पर है। तो ये सब चीजें, आपने कहा कि 1920 में ये सारी विचारधारा पर काम चालू हुआ और उन्होंने लिख कर रखा या जो भी किया, और उसको वो उसी तरह से काम चला रहे। अब करीब करीब इसी समय 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू होता है। बिल्कुल वो उसको बिल्कुल उलट तरीके से वो परिवार, राष्ट्र प्रेम, धर्म, कल्चर सब पर काम कर रहा है। तो क्या आप हार गए? बराबर 100 साल, मतलब 5 साल कम ज्यादा सोच लीजिए, वो लड़ाई में आप उतने मजबूत क्यों नहीं दिखाई दिए? आपका मतलब जो भी लोग इस विचारधारा के साथ चल रहे हैं, अभिजीत जोग का मतलब नहीं है, जो लोग 100 साल आज पूरे कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस साल, वो 100 साल उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, वो पूरी दुनिया में उसको उन्होंने सिस्टम को खत्म कर दिया, और आप अपने सिस्टम को भी नहीं बचा पाए। गंभीर सवाल हो सकता नहीं है? नहीं, मैं तो ऐसा कहूंगा कि नहीं बचा पाए, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि ये वामपंथियों का जो काम है, जो उन्होंने 100 साल पहले शुरू किया पाश्चात्य जगत में, भारत में तो वो उससे पहले 200 साल ब्रिटिश लोगों ने शुरू किया था कि भारत की सभ्यता को खत्म करो, भारत की संस्कृति को खत्म करो, भारत के लोगों के मन में आत्मविश्वास खत्म करो, आत्मसम्मान खत्म करो, एक न्यूनता की भावना उनमें पैदा करो। तो जो आज वामपंथी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वही काम ब्रिटिशों ने पहले से शुरू किया था भारत में, और काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी हुए। एक भारत में ऐसा एक क्लास है कि जो समझता है कि भारत का निर्माण 1947 में हुआ, उसके पहले भारत एक राष्ट्र था ही नहीं। तो ये ब्रिटिशों का यश है, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन पूरी तरह से ये वो इसे प्रस्थापित नहीं कर पाए। और मैं तो ये मानता हूँ, आप भी तो 100 साल विकसित भारत के 2047 में मना रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हम लड़ रहे हैं एक ऐसे साम्राज्यवादी शक्तियों से कि जो 200 साल पहले से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। तो उन्होंने 1830s में अपना काम शुरू कर दिया था। तो वामपंथियों ने 100 साल से किया, इन्होंने 200 साल पहले शुरू किया। और 1925 में अगर संघ की स्थापना नहीं होती तो आज जो स्थितियां हैं उससे बहुत खराब स्थितियां होती थी, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि इतनी शक्तिशाली ये सब फोर्सेस जो है, इतने शक्तिशाली है, साम्राज्यवादी शक्ति हो, वामपंथी शक्ति हो, या आजकल हम जिसे डीप स्टेट बोलते हैं वो शक्ति हो, ये बहुत ही ज्यादा, इनकी ताकत बहुत जबरदस्त है और इनके साथ लड़ना है कोई आसान बात नहीं है। तो फिर भी हम अगर देखते हैं तो 2014 से एक नया अवेकनिंग आ रहा है, एक हिंदू आस्था के बारे में एक नया अवेकनिंग आ रहा है, एक नई ऊर्जा निर्माण हो रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी हम थोड़ा बहुत पीछे लगते हैं इनके तुलना में, बिकॉज नैरेटिव खड़ा करना जो है, इकोसिस्टम, जैसा आपने बोला, इकोसिस्टम खड़ा करना, नैरेटिव खड़ा करना,
इसमें हम वीक है, ये हमको मानना पड़ेगा। और इसमें जो लेफ्ट का जो पावर है वो बहुत ही जबरदस्त है। पूरी दुनिया में उन्होंने जिस तरह से अपना नैरेटिव खड़ा लेफ्ट किया, सरकार में भी नहीं है, कोई पावर सिस्टम में नहीं है, तो क्यों पावर में नैरेटिव चलना है? बार-बार इस सवाल पर जोर दे। पावर ना होने के बावजूद उन्होंने कैसे किया, इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। कोई उनकी धारणाएं हैं, कोई स्ट्रेटजीज है जो उन्होंने इम्प्लीमेंट की, और उसके आधार पर बगैर किसी पॉलिटिकल पावर के उन्होंने नैरेटिव पैदा किया। तो उसमें से जिसे हम आजकल वोकिज्म बोलते हैं, उसके ये पिलर्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो पहला है मोनोपोलाइज गुडनेस। तो अच्छाई के ऊपर अपनी मोनोपोली निर्माण कर दो, तो जो हम बोलेंगे वही अच्छा है। तो वो एक लाइन मारते हैं, लाइन की उनकी तरफ जो रहेंगे वो अच्छे लोग हैं, उनकी दूसरी तरफ जो रहेंगे वो खराब लोग हैं। पहले कैसा हम बोलते थे कि ये मेरा वैचारिक विरोधक है या मेरा राजकीय विरोधक है, लेकिन उनमें मैत्री हो सकती थी, दोस्ती हो सकती थी। लेकिन आजकल अगर आप मेरे आइडियोलॉजिकल विरोधक हो तो आप एक बुरे आदमी हो, आप एक विलन हो, तो जिसे विलेनाइज करना जिसे बोलते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी जो है उनकी, वो उनका एक मूल आधार है कि जिसके आधार पर उन्होंने ये नैरेटिव खड़ा किया। एक नंबर 1। नंबर 2 इज वेपनाइज लैंग्वेज, मतलब भाषा को शस्त्र बनाओ। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। 2001 में जब ट्विन टावर्स का पतन हुआ, तब पहले सबको लगा कि अभी इस्लाम का कुछ विश्लेषण होगा कि इस्लाम में ही ये अतिरेकी क्यों पैदा होते हैं, इस्लाम में ही ये विध्वंसक विचार क्यों पैदा होते हैं, इसका अभ्यास होगा। लेकिन उन्होंने एक शब्द निर्माण किया, इस्लामोफोबिया। और ये इस्लामोफोबिया इतना पावरफुल शब्द बन गया, और एक स्टैंप होता है। तो ये इस्लामोफोबिया का स्टैंप मेरे ऊपर ना लगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि छोड़ो यार, इस्लाम के बारे में मेरे को बात ही नहीं करनी, क्योंकि वो इस्लामोफोबिया के साथ इतनी नकारात्मकता जोड़ देते हैं। इस्लामोफोब आदमी मतलब एक बिल्कुल बात करने के लायक नेगेटिव इमेज के साथ उसको विलेनाइज कर देते हैं। तो इस्लामोफोब का सिक्का मेरे ऊपर ना बैठे, इसलिए मैं इस्लाम के बारे में बात नहीं करता हूँ। इसी तरह उन्होंने बोला होमोफोब, जैसे भारत में बोलते हैं ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की या टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ये ऐसे अलग अलग शब्द है जो लैंग्वेज को वेपनाइज कर दिया है कि ये मेरे ऊपर ना बैठे, इसलिए मैं जो वोकिज्म को चाहिए वही बात करता हूँ। उसके खिलाफ जाके, उसके बाहर जाके कोई बात करने की मेरे में हिम्मत ही नहीं रहती है। इतना वैचारिक, जिसको हम बोलते हैं कि इंटेलेक्चुअल क्या बोलते, ऑपरेशन, वो खड़ा कर देते हैं। तो ये है दूसरी बात कि क्यों वो सक्सेसफुल हो गए। तीसरा है वर्च्यू सिग्नलिंग, जिसे हम सद्गुण संकेत बोल सकते हैं, कि वो ऐसे मुखौटों के पीछे काम करते हैं जैसे इक्वालिटी है, समानता, सामाजिक न्याय, पर्यावरण का रक्षण, स्त्रियों के अधिकारों का रक्षण। तो ये ऐसी बातें हैं कि जिसका विरोध करना ही इम्पॉसिबल है। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि सामाजिक न्याय नहीं होना चाहिए? तो सब लोग उनके पीछे जाने में मजबूर हो जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता कि इनका ये मुखौटे के पीछे का चेहरा क्या है। चेहरा बिल्कुल होशियारी से छुपा देते हैं, और ये मुखौटे सामने करके वो सबको अपने पीछे आने में मजबूर करते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट उनके हाथ में वेपन होता है कि वो समाज को शोषक और शोषित इसमें विभाजित करते हैं, ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड। और ऑपरेसर जो क्लासेस है, जिनको वो ऑपरेसर बोलते हैं या करार कर देते हैं, तो उनके ऊपर वो गिल्ट थोप देते हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं हम, गिल्ट मतलब अपराध बोध जैसा होता है कि अपराध बोध खड़ा कर देते हैं। तो अगर वेस्टर्न कंट्रीज में व्हाइट लोग जो है, तो उनको बोलते हैं कि आप ऑपरेसर हो, आपने शोषण किया है कई सदियों से इनका, तो आपने हमेशा ये अपराध के बोझ के नीचे दबे रहना चाहिए। भारत में जो उच्च जाति के लोग हैं उनको बोलेंगे कि आप अपराधी हो, तो आप उस अपराध के बोझ के नीचे दबे रहो। तो आधी लोक संख्या को बोलते हैं कि आप अपराधी हो, और दूसरी जो आधी है उनको बोलते हैं आप विक्टिम हो। विक्टिम है, विक्टिमहुड की बात।
विक्टिमहुड उनके ऊपर थोप देते, गिल्ट दूसरे लोगों के ऊपर थोप देते, तो पूरे समाज में लोग कोई ना कोई प्रेशर के अंदर ही रहते। और फिर इनकी जो वैचारिक आइडियोलॉजी है उसके पीछे जाने में मजबूर हो जाते हैं कि यार ये बोलते हैं तो हमको इनका कहना मानना पड़ेगा, अदरवाइज मैं ऑपरेसर बन जाऊंगा। तो ये जो डर रहता है, तो ये लेकिन इसको हम उल्टे तरीके से देखें जोग साहब कि ये मौका उनको क्यों मिला, ये बात मैं क्यों मानता हूँ कि यदि मैं शोषित, तो मैंने बोला कि उन्होंने सबसे पहले शिक्षकों को अपने कब्जे में ले लिया, फिर जो शिक्षकों ने सिखाई हुई जो पीढ़ियां एक के बाद एक निकलने लगी, तो उनके मन में भी यही विचार इंडोक्ट्रिनेट हो गए, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये बहुत होशियारी से और बहुत योजनाबद्ध तरीके से, थोड़ा सा इस डिबेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, कोई विक्टिमहुड में क्यों जाता है? क्योंकि वो कभी अपने मन में विक्टिम महसूस करता है ना। जब सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत कहते हैं कि भाई दलितों के और जो पिछड़े हैं उनके हमें आरक्षण देना चाहिए क्योंकि 2000 साल से 1000 साल से हम अत्याचार कर रहे हैं, तो ये तो सच है ना कि आपका जो ब्राह्मणिकल का मतलब जो भी अपर कास्ट थॉट है, उसने एक ऑपरेसर और एक ऑपरेस बनाया, और इसलिए उनको मौका मिला। जब कोई विक्टिम होता है उसी को आप एनकैश कर सकते हो ना, उसकी इमोशंस को एनकैश करने का एक तरीका होता है। आज भी आप वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण के खिलाफ, ब्राह्मणिकल थॉट को लेकर, या टुकड़े टुकड़े गैंग की जो बात आप करते हैं, या फैमिली की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात आपने कहा कि वो महिलाओं की बात करते हैं, आपने बहुत सारा अच्छा जिक्र किया है कि अमेरिका में शादियों को लेकर भी महिलाओं के शादियां किस तरह से, परिवार कैसे टूट रहे हैं, शादियां सिस्टम जो है मैरिज सिस्टम किस तरह से खत्म हो रहा है, तो ठीक है। लेकिन औरतों को आज़ादी का मौका यदि औरतों ने चाहा, तो इसका मतलब था कि आपने बांध रखा था ना। अगर आपने नहीं बांधा था, अब वो 4 गुरु महिलाओं का चर्चा करने से काम नहीं चलेगा ना, या मौर्य और नंद वंश के शूद्रों राजाओं से काम नहीं चलेगा ना। 1000 राजाओं में जोग साहब 2 राजाओं के नाम देते, और 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ महिलाओं में से 4 गुरु महिलाएं जो हमारी विद्वत उनका चर्चा कर दें, उससे काम नहीं चलेगा ना। इसका मतलब था कि मोर और लेस मोटे तौर पर आपने, मतलब हमारी सोसाइटी ने गरीबों, पिछड़ों, दलितों को का शोषण किया, महिलाओं को आपने बांध कर रखा। तब जब उनको मौका मिला तो वो खुल गए। अब आप आज अपनी सफाई दे रहे। नहीं, ऐसा है कि हर एक समाज में, हर एक राष्ट्र में, इतिहास में कोई ना कोई गलतियां तो हो जाती है, होती है, जरूर होती है। उन गलतियों को सुधारने का आपने क्या क्या प्रयास किया, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हमारे देश में जो जाति भेद इस हद तक पहुंच गया कि छूत अछूत भी शुरू हो गई, तो ये तो बहुत बड़ी गलती थी, कोई मतलब उसमें ना मानने का सवाल ही नहीं आता। लेकिन छूत अंग्रेजों से पहले थे आप, अंग्रेजों ने नहीं बनाया आपको छूत अछूत। सही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, बराबर है, यू आर राइट, अंग्रेजों के पहले से था, ये भी सही बात है। लेकिन अब ये बहुत अलग विषय है, तो उसमें बहुत डीप में मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन एक इससे जुड़ा सवाल जो भारत की जो जाति व्यवस्था है, भारत की जाति व्यवस्था जो है वो व्यवसाय के आधार पर थी, और भारत की अब वो उससे काम नहीं चलेगा, वो जो सही बात है। मैं आपसे सहमत हूँ, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक राष्ट्र के इतिहास में कोई ना कोई गलतियां होती है। आपने वो गलतियां सुधारने का कितना प्रयास किया, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत में कई समाज सुधारक कई सालों से ये काम कर रहे हैं, उन्होंने किया। उसके बाद में हमारा जो संविधान है उसमें भी हमने प्रावधान किए। तो हमने हमारी गलतियां पहचानी है और उसको हमने दूर करने की कोशिश की, आज भी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कोशिश करे कि हमें डिमोरलाइज करने के लिए कि यही तुम्हारी राष्ट्र की पहचान है, ठीक है, केवल जाति व्यवस्था ही आपकी पहचान है, आपका राष्ट्र मतलब जाति व्यवस्था, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, तो ये गलत होगा। और ये जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, ये जो वोक आइडियोलॉजी है, इनकी यही कोशिश रहती है कि डिमोरलाइज करो। जैसे वो अमेरिका को उन्होंने पूरी तरह से डिमोरलाइज किया है, उनको बोलते कि रेसिज्म इज योर आइडेंटिटी। यस। तो मैंने पुस्तक में लिखा है कि एक उन्होंने उसके लिए कॉन्सेप्ट निकाला 1619 प्रोजेक्ट।
तो अमेरिका में क्या होता है कि 1776 में अमेरिका का जन्म हुआ ऐसा माना जाता है एक राष्ट्र के रूप में, क्योंकि ब्रिटिशों से अलग हो गए और उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वगैरह अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, और उसका वो लोगों को बहुत ज्यादा अभिमान होता है, दे आर वेरी प्राउड ऑफ इट। बट उन्होंने बोला कि नहीं, 1776 में अमेरिका का जन्म नहीं हुआ, अमेरिका का जन्म हुआ 1619 में। क्यों 1619 में? कि अफ्रीका से गुलाम स्लेव्स की पहली टोली 1619 में अमेरिका पहुंची, तो इसलिए अमेरिका इज इक्वल टू स्लेवरी। तो स्लेवरी यही आपकी पहचान है, बाकी अमेरिका कुछ भी नहीं है। तो ये भी गलत है ना, मतलब स्लेवरी इज अ मिस्टेक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट दे आल्सो ट्राइड टू रिपोर्ट। अगर ये इतनी क्या बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन करने वाली अगर कंट्री होती, तो वहां के जो ब्लैक लोग हैं वो बाहर भागने की कोशिश करते थे, लेकिन वास्तव में तो बाहर के लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने स्लेवरी को तो हटाया है। इसी तरह भारत को वो बोलते कि आप अल्पसंख्यकों के ऊपर अन्याय करते हो, लेकिन भारत के अल्पसंख्यक बाहर नहीं जाते। बांग्लादेश और रोहिंग्या अल्पसंख्यक भारत में कोशिश करते हैं, अपनी ताकत के साथ चलता है ना। तो गलत बातें सिखाई जा रही है, गलत बातें मढ़ी जा रही है हमारे ऊपर, और इसलिए इतिहास में जो गलतियां हुई है उनका फायदा लेके अगर आप हमको वही बार बार बोलते रहोगे और यही सिखाते रहोगे, हमारे छोटे बच्चों को के दिमाग में अगर ये आप इम्प्लांट करोगे कि आपका देश मतलब सिर्फ शोषण करने वाला देश है, आपका देश केवल पैट्रियार्की करने वाला देश है, तो ये इसके खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा। मतलब हम ये नहीं बोलते कि हमारे देश ने कोई गलतियां की नहीं, जरूर की है, लेकिन उनके ऊपर उनको दूर करके हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमको पीछे मत खींचो वापस। पर एक चीज समझाइए, आपने पूरी दुनिया भर की स्टडीज किताब में की है ना, केवल कोई लेफ्ट और राइट की बात नहीं, लेकिन क्या वजह है कि अभी यदि पिछले 20 साल देखें, 10 साल देखें, तो जो राइट थॉट की, राइट विंगर मत कहिए या जो भी कहें, या एंटी लेफ्ट समझ लीजिए, जो सोसाइटीज हैं या सरकारें हैं, उनका पतन हुआ है। अगर केवल भारत को छोड़ दिया जाए, जहां नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार लगातार आई है, सीटों को कम ज्यादा को छोड़ दीजिए, लेकिन लगातार तीसरी बार आई है और आज भी ताकत के साथ वो खड़ी हुई है, तो दुनिया भर में वो मजबूती से क्यों नहीं खड़े हो पाए? सारी सरकारें जो आई वो चली गई, और ट्रम्प साहब भी जैसे अभी आ गए हैं, तो वो तो क्या चल रहा है वो आप जान ही रहे। बहुत अच्छा सवाल है। इसका कारण भी ये है, जिसे मैं वेपनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज बोलता हूँ। अगर राइट और लेफ्ट अगर मूल में जाके आप देखेंगे तो उसका फर्क क्या है। राइट हम उनको बोल सकते हैं जो कंजर्वेटिव है, राइट का नाम है एक्चुअली कंजर्वेटिज्म, राइटिस्ट आइडियोलॉजी इज कंजर्वेटिज्म। उनका बोलना क्या होता है, उनका बिलीफ होता है कि हमारी जो व्यवस्था है उसे बरकरार रखना चाहिए, उसमें अगर बदलाव लाना है तो जरूर लाएं, लेकिन सबको साथ लेके, सबको विश्वास में लेके, उनको कन्विंस करके आप बदलाव लाइए, तो वो लंबे समय तक चलता है। आप सडनली बदलाव लाएंगे तो वो टिकेगा नहीं। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, जो ब्रिटेन में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। मतलब ब्रिटिश कंजर्वेटिज्म हैज ऑलवेज बीन अ एग्जाम्पलरी केस किस तरह कंजर्वेटिज्म काम करता है। तो ऐसा नहीं कि ब्रिटेन में बदलाव नहीं आया, लेकिन वो कंजर्वेटिज्म के माध्यम से आया, इसलिए वो लंबे समय तक चल पाए। और लेफ्ट थॉट जो होता है वो बोलता है कि नहीं, जो व्यवस्था है उसको खत्म करो। तो उनका ये मानना है कि जो मानवीय सभ्यता हजारों साल से बनी है वो शोषण के आधार पर बनी है, इसलिए वो पूरी सभ्यता को पहले पूरी तरह से ध्वस्त करो, खत्म करो, और फिर एक क्लीन स्लेट के ऊपर एक नए समाज का हम निर्माण करेंगे। दैट इज द लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। तो व्यवस्था को बनाए रखना है कि व्यवस्था को खत्म करना है, ये मूल फर्क है, मूलभूत फर्क हम जिसे बोल सकते हैं। लेकिन इन्होंने राइट विंग के साथ कौन से शब्द जोड़ दिए? फैसिज्म, नाजिज्म। ये राइट विंग विचारधाराएं नहीं है। फैसिज्म और नाजिज्म ये पूरी तरह से लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज है, लेकिन इन्होंने इतनी धूर्तता से लैंग्वेज को वेपनाइज किया। और राइट विंग आज अगर आप बोलोगे तो आपके दिमाग में पहला शब्द आता है फैसिस्ट। तो ये इनका सक्सेस है कि जो, लेकिन कंजर्वेटिव को, जैसे आपने कहा कि राइटिस्ट को हम कंजर्वेटिव तरीके से, मतलब कंजर्वेटिव को आपने डिफाइन किया है, लेकिन दो शब्द है, कंजर्वेटिव और लिबरलिज्म, लिबरल लोग।
तो कंजर्वेटिव आज की सोसाइटी में एक नेगेटिव कोनोटेशन के तौर पर आता है। आपने जिस तरह से ब्रीफ किया वो एक पॉजिटिव टर्म है कि व्यवस्था को बनाना, और वो लॉन्ग टर्म तक चलती है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, दुनिया भर में वो चीजें व्यवस्थाएं चल रही है। लेकिन हमने मतलब जो आज की सोसाइटी है उसने इसको कंजर्वेटिव शब्द को नेगेटिव कोनोटेशन में दिया, और लिबरलिज्म जिसे आप कह रहे हैं व्यवस्था खत्म करने वाला, ध्वस्त करने वाला, वो एक पॉजिटिव टर्म हो गया। जो आगे बढ़ने वाले लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, वो लिबरल लोग हैं, जो कंजर्वेटिव है वो प्रोग्रेसिव नहीं है। इसको आप कुछ देखते हैं, कैसे देखते हैं? ऐसा है कि लिबरलिज्म जो है वो एक लेफ्टिस्ट कोनोटेशन की बात कर रहा हूं, मतलब इस पर हम डिबेट कि ये एक्सेप्ट हुआ ना। बिल्कुल, लेकिन आज जो लिबरल स्पेस है, देखो एक क्लासिकल लिबरलिज्म भी हुआ करता था कि जो व्यवस्था को ध्वस्त करने की बात नहीं करता था। वो कहते थे कि हम बदलाव लाना चाहिए, मॉडर्निटी आनी चाहिए, ख्यालों में बदलाव होना चाहिए। वो क्लासिकल लिबरलिज्म एक अलग स्पेस था। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो लिबरल स्पेस जो है वो पूरी तरह से इस आइडियोलॉजी ने कैप्चर कर ली है। तो आज हम लेफ्ट लिबरल बोलते हैं, जो सचमुच एक आयरनी है, क्योंकि लेफ्ट लोग कभी लिबरल नहीं हो सकते। क्योंकि लेफ्टिज्म का मूल आधार यह है कि हमारी ही बात आपको माननी पड़ेगी, either you are with us or you are not with us। तो फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको कोई स्थान नहीं है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में। तो लेफ्ट लिबरल बोलना ये बेसिकली ये गलत बात है। नहीं, मैंने कहा कि आजकल ये कॉनोटेशन चलता है, गलत है सही है की बात नहीं। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने वेपनाइजेशन ऑफ लैंग्वेज, तो राइट विंग को उन्होंने जोड़ दिया फैसिज्म के साथ, यस, और लेफ्ट आइडियोलॉजी को जोड़ दिया लिबरलिज्म के साथ। तो ये तो सिर्फ हाईजैकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, दूसरा कुछ नहीं। एक आपने किताब में आखिरी चैप्टर का टाइटल दिया है वार्निंग बेल्स फॉर इंडिया, कुछ खतरनाक घड़ी या कुछ हिंदी में भी लिखा आपने, वार्निंग बेल्स फॉर इंडिया। तो मेरे को समझना है, एक तो अभी 10 साल से मोदी सरकार है यहाँ पर, जो राइट विंग स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। तो एक तो ये मैं सोच रहा था कि ये लास्ट चैप्टर आपने क्यों किया वार्निंग बेल्स फॉर इंडिया। यदि हम पहला ही शुरू करते कि भैया पहले इसको समझे, हो सकता है कि आपने पूरी बात समझाने के बाद कहा कि वार्निंग बेल्स फॉर इंडिया। लेकिन क्या 11 साल की मोदी सरकार का मतलब जो राइट विंग की सरकार, और जो ज्यादातर लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये संघ की सरकार है विचारधारा के तौर पर, ठीक है। तो 11 साल बाद भी यदि अभिजीत जोग साहब वार्निंग बेल्स फॉर इंडिया लिख रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, या अभी हम उस रास्ते पर नहीं पहुंचे? बिल्कुल कमी रही है, उसमें तुम मानने में कोई खराबी नहीं है, मानना तो पड़ेगा ही। क्योंकि जैसा बहुत फेमस हो गया है कश्मीर फाइल्स का एक वाक्य कि सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है, ऐसे जो जेएनयू की प्रोफेसर कश्मीर फाइल में बोलती है जी। तो ये सच में बात सही है कि ये सिस्टम, और ये सिस्टम केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में उनके हाथ में। और आजकल ग्लोबलाइजेशन का जो कई फायदे हुए उसका एक लॉस भी, तोटा भी हम बोल सकते हैं कि हम पूरी दुनिया के साथ इंटीग्रेट हो चुके हैं अभी। तो इकोसिस्टम जो है वो भी, नैरेटिव जो है, इकोसिस्टम जो है वो भी आजकल ग्लोबली कंट्रोल हो जाता है। ये तो जैसा और सोरोस तक मत मानिए वो अल्टीमेटली वहीं पहुंचना पड़ेगा क्योंकि वही वास्तव है। तो जैसा आप देखेंगे जी जी आप कि जब किसान आंदोलन हुआ तो पूरी दुनिया में ऐसी बातें चलने लगी कि ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन है, 25 करोड़ फार्मर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। तो पूरी तरह से गलत और झूठ फैलाया गया। लेकिन आपने बैकआउट किया ना, वो तो सही बात है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसके तो अलग, वो एक दूसरा विषय हो जाएगा। लेकिन आपने 2-3 चीजों का जिक्र किया, आखिरी सवाल में बात करते हैं, 2 सवाल कर लेते हैं। एक तो मोदी सरकार को लेकर करेंगे, लेकिन आपने हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड का जिक्र किया, और हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से जेएनयू तक आपने जोड़ा है। आपने जिस शब्द का यूज कम किया है, लेकिन देश में ज्यादा चलता है टुकड़े टुकड़े गैंग का, बिल्कुल ठीक है। तो ये सब चीजों को मान लूं, लेकिन आपकी सरकार तो चलती जेएनयू के लोगों से है। तो ये कंट्रास्ट, मुझे तो कंफ्यूज होता हूँ ना, मेरे जैसे लोग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो कंफ्यूज होते हैं ना आपसे। आप बड़ी क्या बोलते,
हंसी मजाक उड़ा रहे हैं ऐसे मुझे लगता है, अगर आप अपने आप को कम पढ़े लिखे। यही बात कर रहा हूँ, कंफ्यूजन होता है ना कि दिन भर अभिजीत साहब कहें कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं जेएनयू के, और फिर देखूं मैं जाऊं नॉर्थ ब्लॉक में या साउथ ब्लॉक में तो वहां जेएनयू के लोग बैठे। बिल्कुल सही है आप जो बोल रहे हैं, मतलब बिल्कुल ये तो वास्तव है, क्योंकि जेएनयू जो है, जेएनयू पूरी तरह से केवल टुकड़े टुकड़े गैंग ही है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। जेएनयू में कई, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जेएनयू से है, हमारे कई बड़े नेता भी जेएनयू से हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स इज मिनिस्टर इज आल्सो फ्रॉम जेएनयू। तो जेएनयू हैज बीन अ गुड इंस्टीट्यूशन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट उसमें क्या है कि अलग अलग विचार, मतलब सब्जेक्ट जो है, जो ह्यूमैनिटीज हम जिसे बोलते हैं, इनका मूल जो कब्जा है ये ह्यूमैनिटीज के ऊपर है। तो जिसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जो विचारों के ऊपर प्रभाव डालती है, ऐसे विषयों को उन्होंने अपने हाथ में रखा है। बाकी कई सारे विषय हैं, जैसे स्टेम सब्जेक्ट हम जिसे बोलते हैं आजकल, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, तो ये तो उसमें कोई आज तक उनका इतना प्रभाव नहीं रहा है। आजकल वो भी कोशिश कर रहे हैं कि आईआईटीज में ह्यूमैनिटीज का पहले कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन आईआईटीज को अगर अपने कंट्रोल में करना है तो उसमें ह्यूमैनिटीज होना चाहिए, तो उन्होंने ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट आईआईटीज में भी शुरू कर दिए। तो ये तो बहुत चालाकी से काम करते हैं, बहुत दूरदर्शिता से काम करते हैं, और इसलिए वो तो कह रहे हैं कि आजकल सारे वाइस चांसलर आप ही बना रहे हैं अपनी विचारधारा के लोगों को, और पूरे सिस्टम को बदल रहे हैं। अभी जो 70 साल से चलते आ रहा है उसको बदलने में 10 साल में नहीं बदला जा सकता। और दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि थोड़ा बहुत तो हमको सरकार को भी दोष देना पड़ेगा कि इस काम में हम थोड़ा पीछे रह गए। ये तो बात बिल्कुल सही है, मतलब आप अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो अटल जी की सरकार में, वाजपेयी सरकार का जिक्र करेंगे, मुरली मनोहर जोशी के पास एचआरडी मिनिस्ट्री था, और उन्होंने जो पाठ्य पुस्तकों में कई सारे बदलाव लाने की कोशिश की थी, लेकिन 2004 में जब सरकार बदल गई तो सबसे पहले उन्होंने पाठ्य पुस्तक बदल दिए, हमने आज तक नहीं बदले। तो ये तो हमारी भी गलती तो है, मानना पड़ेगा। लेकिन आपको पसंद नहीं आता तो आप प्राथमिकता हम जिसे बोलते हैं, तो हमने प्राथमिकता दी देश को सुधारने में, सड़कें बनाने में, कई सारे अलग काम करने में, बैंक अकाउंट्स खोलने में, टॉयलेट्स खोलने में, इम्पोर्टेंट काम है वो हमने किया, लेकिन उसके साथ साथ इसके तरफ भी थोड़ा ध्यान देते तो फिर दोनों चीजें साथ साथ चलती थी। तो हम थोड़ा सा लेट हो गए। जो पसंद नहीं आया तो आपने पाठ्य पुस्तक नहीं बदली, लेकिन एचआरडी मिनिस्टर तो बदल ही दिया। मैं आखिरी सवाल करना चाहता हूं कि क्या 11 साल के बाद, मोदी सरकार के बाद, ये जो इकोसिस्टम है, ये जो डीप स्टेट है, ये जो वोकिज्म है, ये लड़ाई जो परसेप्शन की है, नैरेटिव की लड़ाई है, उसको क्या हम मजबूती से लड़ पाए हैं या लड़ रहे हैं? और आखिरी लाइन जो आपने किताब में लिखी है, इसलिए मैंने कहा कि जो हिंदी की किताब में आपने लिखा कि भारत को ये अंतिम लड़ाई लड़नी है और हर हाल में जीतनी है, तो ये कहाँ पहुंच रही है? अब अभी आपके पास 29 तक का समय तो है नहीं। ये कैसा है कि ये लड़ाई जो है वो कई स्तरों पर लड़ी जा रही है, और बहुत खतरनाक कई चीजें इसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस की है। जैसे ट्रांसजेंडरिज्म एक बहुत बड़ा विषय है, तो ट्रांसजेंडरिज्म इस कदर तक वो लेके गए हैं कि ये परिवार व्यवस्था को, समाज व्यवस्था को और राष्ट्र को खत्म कर सकती है। इतनी खतरनाक चीज है। हमने आज ज्यादा बात नहीं की उसके ऊपर, लेकिन किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें मैंने बहुत विस्तार से लिखा है। आपने तो पढ़ी नहीं है। लेकिन सर वो तो जो अभी सुनील आम्बेडकर साहब की किताब है उसमें दत्तात्रेय होसबोले साहब ने भी वही लिखा है, उससे मिलती जुलती बात है ट्रांसजेंडर। नहीं, मैं समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? जो आपने ट्रांसजेंडर का जिक्र किया है किताब में, मैंने पढ़ा है पूरा का पूरा विस्तार से, लेकिन अभी जो सुनील आम्बेडकर साहब की किताब आई, नई किताब 21st सेंचुरी, उसमें खुद ने आम्बेडकर साहब ने और जो संघ के पदाधिकारी हैं उन्होंने इस बात को सहमति जाहिर किया ट्रांसजेंडर को लेकर और एलजीबीटी को लेकर। लेकिन अब तक जो नुकसान हुआ है उसको सुधारने में बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये बहुत आकर्षक मुखौटों के पीछे काम करते हैं।
तो ट्रांसजेंडरिज्म में जो काम करते हैं उनको सचमुच लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। वो उनको ये लगता है कि ये इंक्लूसिविटी के लिए काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर समाज में चलना चाहिए, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। बात सही है, लेकिन ट्रांसजेंडरिज्म का मार्केटिंग जिस तरह से किया जाता है, ट्रांसजेंडरिज्म नेचुरली जो होता है वो 0.02% लोगों में होता है, लेकिन इन लोगों ने ऐसा एक माहौल खड़ा कर दिया है कि सबको लगता है कि मैं बोलूं कि मैं ट्रांसजेंडर हूं, तो एज इफ ट्रांसजेंडरिज्म बीइंग ट्रांसजेंडर इज अ गुड थिंग, इज अ वर्चुअस थिंग। ये जो सिखाया जा रहा है ये बहुत खतरनाक है। तो आपको लग रहा है कि अब ये लड़ाई जो है अभी जीतने का वक्त आ गया है कि नहीं आया है? जीतने का नहीं, कोशिश करने का वक्त तो जरूर आ गया है। इस समय बहुत ज्यादा कोशिश करने का, इसको प्राथमिकता देने का समय है। एक चीज याद आई आपकी किताब से भी और पढ़कर भी और बहुत सारी चीजों में, कि जो सरसंघ चालक थे तीसरे बाला साहब देवरस, वो अक्सर कहते थे, ये जो संघ की सोच है उसमें, कि ओल्ड इज गोल्ड ठीक है, लेकिन ओल्ड ही गोल्ड है ये भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसा इस सोच से आगे निकल रहे हैं आप? ऐसा मेरा भी कहना नहीं है, मैंने कई किताब में ऐसा नहीं लिखा है, मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है। समय के साथ चलना चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। और हमारी संस्कृति जो है और हमारी सभ्यता जो है, हिंदू सभ्यता बोलो या भारतीय सभ्यता बोलो, ये तो हमको पूरी इजाजत देती है कि आप किसी एक चीज को पकड़ के मत बैठो। हमारी संस्कृति ने, हमारे धर्म ने हमें कभी नहीं बताया कि आप एक प्रेषित की बात मानो, एक बात मानो, एक धर्म की बात मानो। हमको तो ये सिखाया गया कि आप अपना रास्ता खुद ढूंढो। वी आर नॉट बिलीवर्स बट वी आर सीकर्स, ऐसा हम बोलते हैं। सर आप जो है ब्रांडिंग के मास्टर रहे हैं, आपने ब्रांडिंग पर एक्सपर्टीज भी है आपकी, ब्रांडिंग पर किताब भी लिखी, तो मोदी ब्रांड को कैसे आप एनालाइज करते हैं? मोदी ब्रांड एक दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड है, उसमें तो कोई शक नहीं है। और ब्रांडिंग के जो सब प्रिंसिपल्स है वो पूरी तरह से मोदी ब्रांड में आपको दिखाई देते हैं। तो ब्रांड मोदी के ऊपर एक अलग सत्र हो सकता है जिसमें No, I don't think so. It's a very powerful brand and it's on the right path and it will take India to a great height is what I feel. हर एक चीज में कोई ना कोई कमियां थोड़ी बहुत आगे पीछे तो होता है, लेकिन ओवरऑल आप डायरेक्शन देखेंगे तो एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में ये ब्रांड भी चल रहा है और उसके साथ साथ देश भी चल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और हम लोगों का ज्ञानवर्धन भी किया और एक बड़ी ऐसे नैरेटिव पर बातचीत हुई है। मुझे लगा कि बहुत अच्छा, मेरे को थोड़ा समझ में आई ये बात की किस किस तरह से बात की। और ये किताब बहुत अच्छे, में एक बार फिर से जिक्र कर दूंगा इस किताब का कि ये दोनों किताबें अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, टर्माइट्स और वामपंथी पीढ़ी, बेहतर किताब है, रिसर्च के साथ लिखी गई है, सुरुचि प्रकाशन ने लिखी है। तो आपको मौका मिले तो आप इसको जरूर पढ़िए, समझिए कि कैसे दुनिया में डीप स्टेट और नैरेटिव की लड़ाई चल रही है। अभिजीत जी बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शुक्रिया अपने वक्त निकाला। हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार बुक शेल्फ में फिर मिलेंगे किसी नए लेखक के साथ, नए विचारों के साथ। बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखिए।